अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर कई चीज़ें चल रही हैं लेकिन सबसे पहले सर जो वज़ीरिस्तान में अटैक हुआ है वहाँ पे कैडेट कॉलेज के ऊपर और कहा ये जा रहा है कि ये अफ़गानिस्तान की तरफ से हुआ है, अफ़गानिस्तान के साथ वो लोग कॉन्टैक्ट में थे और जैसा हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है भारत के साथ भी लिंक जोड़े जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस अटैक को? और इस वक़्त जो है वो गवर्नमेंट और मिलिट्री दोनों ही एक तरह से अपने ही कामों में लगे हुए हैं। कोई 27 अमेंडमेंट आई जा रही है, कई पोस्ट जो है वो आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल साहब को दी जा रही हैं, बजाय ये देखने के कि बॉर्डर पे क्या हाल है। ये लोग अपने ही मतलब अलग ही इनकी दुनिया बसी हुई है। नहीं, आपकी बात सही है। इनको बॉर्डर पे रहना चाहिए और ये छोड़ देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखें, बॉर्डर पे जो चीज़ें हो रही हैं वो बॉर्डर वाले देखेंगे जो यहाँ हो रही हैं। अब बॉर्डर पे क्या हो रहा है उसमें पार्लियामेंट तो नहीं बंद हो जानी ना। अब बॉर्डर पे काम हो रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की बाकी मिनिस्ट्रियाँ खामोश हो जाएं, बॉर्डर पे कुछ हो रहा है। हर अदारे का है अपना काम है। सेपरेशन ऑफ पावर किसे कहते हैं आप? इसी को कहते हैं। फौज अपना काम कर रही है, पार्लियामेंट अपना कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना कर रही है, सो एवरीबॉडी इज डूइंग इट्स ओन वर्क। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। और मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू इंगेज विद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना चाहते। उनको एक चीज़ की समझ आ गई है और वो ये है कि ज़रा पाकिस्तान को दबाओ, जितना दबा सकते हो। और उनके पास ऑप्शंस बहुत आ गई हैं अब। उनके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक एक वो जिसे कहते हैं ना, अ, एक एक चैलेंज है कि जैसे तैसे पाकिस्तान को अब हमने दबाना है। देखिए, पाकिस्तान बड़ा क्लियर विक्टिम है, क्लियर वो है एक जिसे कहते हैं ना, उसको उसको जिस जो मर्जी हमला कर दे उसके ऊपर। टीटीपी भी आ गई, बीएलए भी आ गई। कैसे कर लेते हैं ये इतना? कहाँ से इतना पैसा आ जाता है? कहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्टें आ जाती हैं? कहाँ से वेपन? अब देखें, फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिपोर्ट्स कहती हैं 7,000 बंदा है बी टीटीपी का। 7,000 बंदा रोटी कहाँ से खाता है? इनका खुराक कहाँ से आती है? असला कहाँ से आता है? रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? इनके इनकी फैमिलीज किधर हैं? देखें, जो ये 7-6 हज़ार 7,000 बंदा है जो फाइटर है, उसके पीछे फैमिलीज भी तो है ना। तो अगर आप इसको ऑन एवरेज अगर कर लें, एक बंदे की फैमिली में 2 4 5 लोग भी हैं, ये 20,000 बंदा भी है, 25,000 भी है। तो इनको पीछे से कोई फंडिंग तो कर रहा है, फीड कर रहा है। तो ये कैसे हो जाता है? कैसे ये समझते हैं कि पाकिस्तान को 20 25 15 6 7 हज़ार बंदा जो है, जिसका अपना एक खास किस्म का सोच है, परवर्टेड किस्म की आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है। तो ये देखें, ये इज सो सिंपल। कीप पाकिस्तान बिजी। पाकिस्तान को बिजी रखो, फौज को बिजी रखो, स्ट्रेच रखो। इधर हमले हो रहे हैं, उधर हमले हो रहे हैं, इधर से अटैक हो गया, उधर से अटैक हो गया। लोगों को फिर क्या तासुर जाता है? ठीक है, पाकिस्तान की असेसमेंट ये है कि जब इंडिया ने पहलगाम पे जब ये हमला हुआ तो उनको ये था कि थोड़ी तबाही शबाही मचेगी। जब तबाही मचेगी तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम क्या करेंगे और क्या कहेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा 2 मूवमेंट चल रही हैं, वो मूवमेंट भी साथ मिल जाएंगी। बलूचिस्तान में भी इंसर्जेंसी चल रही है, टीटीपी भी लगी हुई है, अंदर से इमरान खान की पार्टी भी खिलाफ है, एक इंटरनल मुहिम शुरू हो जाएगी। सो जब इंडिया सोच रहा होता है इन ऐसी चीज़ों को तो वो बहुत सारे एंगल से सोच रहा होता है। जब टीटीपी मुसलसल लगी हुई है, मतलब ऐसे कैसे हो जाता है? ना इनकी कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारोबार है, ना इनके कोई, ना ये नौकरियों पे जाते हैं। कोई इनको, कौन इनको तनख्वाह देता है ये सारा कुछ करने का? कौन इनके खाने, इनकी मूवमेंट, रिसोर्सेज के पैसे देता है? तो ये दिस इज ऑल अबाउट टू कीप पाकिस्तान बिजी। पाकिस्तान की उड़ान ना हो, ग्रोथ ना हो, डेवलपमेंट ना हो। मुझे तो ये लगता है ये मतलब बड़ी डेंजरस हालात में हैं हम। ये कोई मजाक नहीं है वैसे। सर ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर से ही लोग इनकी मदद कर रहे हों। पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे लोग हों जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से या भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किसी ना किसी तरह का अटैक चलता रहे, टेंशन बनी रहे, बॉर्डर पे भी टेंशन बनी रहे, क्योंकि इससे इन लोगों को तरह तरह की पोस्ट लेने का मौका मिल जाता है, इनको ये बताने का मौका मिल जाता है कि जी हम तो बड़े खतरे में हैं
और हमारे पास जितने भी हमारे पास पैसे हैं या कहीं से आते हैं कुछ भी है, वो सबका सब हमें सिर्फ डिफेंस पे लगा देना है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को फोकस किया जाता है, ना हमारे यहाँ किसी के एजुकेशन सेक्टर में फोकस होता है, ना हेल्थ सेक्टर में फोकस होता है, ना लोगों की हालात या लोगों को जॉब्स वगैरह देने में कोई इंटरेस्ट शो किया जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि कोई बात नहीं, अगर ये लोग जहर भी खा लें या मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ डिफेंस बहुत मजबूत होना चाहिए। इस किस्म की ऐसे मिलती जुलती बातें भी की जाती हैं। तो ये तो आप ये देखिए, इससे फायदा किसका हो रहा है? क्या उनका फायदा हो रहा है टीटीपी वालों का या अफगानिस्तान का? इसमें फायदा जिसका हो रहा होता है ना सर, उसके ऊपर शक जाता है फिर। और जाहिर है फिर अगर आप इतने भी काबिल नहीं है कि आप 7,000 या 14-15 हजार लोगों को आप काबू कर सकें, उनको आप रोक सकें, तो भाई फिर किस बात के आप नंबर 1 है? आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज इन लोगों को फंडिंग करती है और अपने बंदे मरवाती है और हालात ख़राब करवाती है, ताकि पाकिस्तान की फ़ौज के पास एक लेजिटिमेट रीज़न रह जाए इनसे लड़ने की और कहने की कि हमें इतना डिफेंस बजट दो। स्टेट की बात हो रही है, स्टेट में सभी आ स्टेट जाते हैं। स्टेट कौन है? देखिए स्टेट में सभी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है, फौज भी आ जाती है, आपके जो नहीं, लोग मुल्क को चला रहे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं, आप नहीं, मेरे नहीं, सर पे ना डालें। नहीं, कई लोगों का आपने 4 मिनट का आर्गुमेंट लगा के एक हम्म चीज़ बिल्ड की है, ठीक हम्म है? ठीक है। आप तो मतलब स्टेट में कौन है? बताएं ना, व्हाट इज़ अब ये स्टेट? बताइए ना कि फायदा किसका हो रहा है इस सब में और नुकसान किसका हो रहा है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज स्टेट, क्या होती है? सर स्टेट क्या होती है आपको भी पता है? आप बताइए ना, जो मतलब डीप आप। स्टेट कहलाई जाती है उसमें आपकी फौज भी आ जाती है, उसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं, और उसमें आपके पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं। सब मिलजुल कर काम हो रहा है ना, सारे मिलकर खा रहे हैं ना सर, अकेला तो कोई नहीं कर रहा। अभी जो डुअल नेशनलिटी का इन्होंने कहा था कि जी मना हो जाएगा, किसी के पास डुअल नेशनल कोई नहीं होगा, उसके बाद इन्होंने खुद ही ब्यूरोक्रेट्स को भी निकाल दिया और साथ ही जजेस को भी बाहर निकाल दिया कि जी वो रख सकते हैं, बाकी कोई डुअल नेशनल नहीं हो सकता। तो यहाँ तो सर अपने ही हिसाब से काम होता है ना। जी। देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे अपने ही लोग जो है ना, वो हम आपस में ये भी देखें, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लान। पार्ट ऑफ द प्लान क्या होता है कि आप अपने ही लोगों के ऊपर मिसट्रस्ट जनरेट करवा दें कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये शहादतें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये मिले हुए हैं सारे। ये देखिए, दैट इज द गेम। द गेम ये है कि आप अपने मुल्क के लोगों को, उनका एतमाद खो जाए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, फौज के ऊपर। देखिए, इस मुल्क को यूट्यूबर्स ने, मीडिया पर्सन ने, पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट ने नहीं बचाना होता। इस मुल्क को के इसको जो है वो किसी ने नहीं बचाना। बचाना फौज नहीं होता है, विद द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। अगर पब्लिक का मिसट्रस्ट हो फौज के ऊपर, तो क्या फौज लड़ सकती है? नहीं। सो दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। सो हाफ ऑफ द पीपल, द स्ट्रैटेजी इज कि आप एक तरफ टीटीपी लड़ेगी फौज के साथ, बीएलए लड़ेगी फौज के साथ। इंटरनल मिसट्रस्ट, जो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इंडिया क्या चाहता था। इंडिया ये चाहता था कि जब हम पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी अनपॉपुलर है, तो लोग बाहर निकल आएंगे, रिवोल्ट हो जाएगा। मतलब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बीएलए लहदा लड़ रही है, टीटीपी लहदा लड़ रही है, इंटरनल फॉल्ट लाइंस बहुत कमज़ोर हैं, इकोनॉमी कोई नहीं है, आईएमएफ से कर्जा लेना है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप ये चीज़ हो जाए। सो द पॉइंट इज कि ये जब आप अपनी फौज के लोग क्वेश्चन करना शुरू कर जाएं और उसकी अपनी ही शहादतों को आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो आप फिर नहीं लड़ सकते। एंड देन एक सेक्शन क्रिएट किया जाता है या एक सेक्शन होता है। उस सेक्शन का काम ये होता है कि ये कहना जी फौज पैसे खाती है और दहशतगर्द बनाती है और इन फौजियों का भी ये प्रॉफिट है, और फिर आप उसको फैंसी वर्ड स्टेट बना दें, फौज का नाम ना लें। सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर। दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान होता है। ये हर जगह होता है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, ये हर जगह होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम अनफॉर्चुनेटली अपनी ही फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, और अपने, मैं ये नहीं कि उनके क्रिटिसिज्म से वो कोई मुबर्रा हैं, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैं उनके राइट एंड रॉन्ग दोनों को मैं मिक्स नहीं करता। अगर वो कहीं पे गलत कर रहे हैं तो उसको गलत कहें, लेकिन द पॉइंट इज कि आप अपनी ही फौज के ऊपर क्वेश्चन मार्क ये लगा दें
कि हमारी फ़ौज दहशतगर्द बनाती है, अपने बंदे मरवाती है और ताकि हम जो कुछ लोग हैं उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो फिर द गेम इज़ ओवर, द जॉब इज़ डन, जिसने जो करना था उसने कर दिया। सही बात है सर, आपके ख्याल से किसी ने कभी फायदा नहीं उठाया, यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं रही, यहाँ पे ये सब लोग जो हैं इन्होंने एक डिक्टेटरशिप बनाकर नहीं रखी। 35 साल इस मुल्क में खुल्लम खुल्ला इन लोगों ने हुकूमत की, अभी भी वही कुछ चल रहा है। इस वक्त भी आप लोग जो 27 अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं वो क्या है, उसमें भी तो यही सब कुछ हो रहा है कि जी जो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल है उनको हर तरह की ताकत दी जा रही है और उनको ये कहा जा रहा है ना उनके ऊपर केस होगा, ना वो कभी अरेस्ट हो सकते हैं, ना उनको कुछ कहा जा सकता है। चाहे नेवी हो या आर्मी हो या एयरफोर्स हो, सबके लिए फैसले वही करेंगे। और आगे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको सदर भी बनना है। तो सर क्या समझा जाए फिर? लोग गलत तो नहीं कह रहे? किसी ने, भारत ने आके तो नहीं इन तमाम लोगों को, डिक्टेटर्स को यहाँ पे बिठाया था? ये आए थे ना, इन्होंने किसी ना किसी सिविलियन गवर्नमेंट को गिराया था और ये आए थे। अब सिर्फ इनका तरीका वारदात जो है ना वो बदल गया है। अब ये पहले की तरह जो है वो इस तरीके से खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आते। अब ये ऐसे काम करते हैं कि सामने आपको सिविलियन चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो इमरान खान की शक्ल हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, लेकिन असल में काम यही कर रहे होते हैं। तो जाहिर है इनको फिर हर जगह से बातें तो सुननी पड़ेंगी। अब इस आज के जमाने में तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर अगर आप गलत चीज को भी इनकी डिफेंड करेंगे तो फिर जाहिर आप मुल्क का ये बुरा कर रहे हैं ना। और तो कुछ नहीं, 4-5 हजार लोग हैं जो फायदा उठाते हैं, बाकी सब तो बेचारे यहाँ पे सिर्फ कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी गुजारने के लिए हैं। लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ झगड़े को बढ़ाया जा रहा है, अटैक्स चल रहे हैं, इस वक्त जो सारे के सारे ओहदे आपने दे दिए हैं फील्ड मार्शल साहब को, तो ये रोक क्यों नहीं पा रहे हैं जरा से लोगों को? 7-5 आप खुद कह रहे 7 हजार, मेरे ख्याल है 15-20 हजार मैंने सुने थे कहीं। तो क्या वजह है सर? और हर चीज भारत पे डाल देने से सर मसला हल तो नहीं होगा ना। भारत कर रहा है तो भाई आप क्या कर रहे हैं? मटर छील रहे हैं? इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं भी कहीं बात कर रहा था, पाकिस्तान में रोज़ टेररिज्म का इंसिडेंट होता है, नोबडी, दुनिया लार्जली कंडेम नहीं करती क्योंकि इतने ज़्यादा होते हैं। इंडिया के अंदर अगर सिलेंडर फटे, कोई और चीज़ हो, दाएं बाएं हो, कोई वाकया हो जाए दहशतगर्दी का, तो सारी दुनिया क्रिटिसाइज कर उसको कंडेम करती है, विच शुड बी कंडेम्ड। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म एनीवेयर मस्ट बी कंडेम्ड। तो पॉइंट बड़ा क्लियर है कि आप हैं, आपके यहाँ दहशतगर्दी इतनी नॉर्मल है कि मतलब कंडेम भी नहीं कर रहे आप, कोई कंडेम भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे दहशतगर्दी को नॉर्मल करना ही मकसद है। सो अगर 6 महीने बाद एक दहशतगर्दी का वाकया होगा तो न्यूज़ होगी, अगर रोज़ होगा तो कहेंगे अच्छा इधर भी हो गया, तो कोई मसला नहीं। सो हमें ये यूज टू किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोगों ने अपना ये फैसला कर लिया हुआ है कि जी ये 15,000 बंदा है तो इनसे लड़ना, ये क्यों नहीं लड़ा जाता इनसे? देखिए इतना आसान हो ना लड़ना, तो अमेरिका जो 2-3 ट्रिलियन डॉलर अफगानिस्तान में लगा के गया है, उनके पास क्या क्या नहीं था। और कितने को लोग थे ये अफगान तालिबान, कितने को फाइटर थे? लाख बंदा था, 50,000 था। तो 3 लाख 4 लाख की फौज वो बना के गए थे, पुलिस बना के गए थे, तो क्यों नहीं लड़ सके वो वहां पे? एक सवाल पैदा होता है ना। दे हैड द फाइनेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी थी, रिसोर्सेज थी, पैसा था, हर चीज थी। तो मतलब कैसे वो सारा कुछ चलता रहा, कैसे ये सब कुछ हुआ? तो पॉइंट ये है कि क्यों नहीं खत्म करके गए, क्यों नहीं खत्म हो सके? देखिए इंसर्जेंसीज को लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। भारत एक मुल्क है ना, उसके साथ चीजें तय हो जाती हैं। अभी जंग शुरू हुआ, ये सीज फायर हो गया। ये दहशतगर्द ग्रुपों से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। ये गरिल्ला फोर्सेस हैं, 5 उधर छुपे हैं, या तो हो ना कि ये किसी ऐसी टेरिटरी पे इनका कब्जा हो और कहें जी कि हम आज तक उस कब्जे को छुड़ा नहीं सके। एक सवाल है ना कि जी ये फलां शहर है, उस शहर में इतने एरिया के अंदर इनका कब्जा है, तो फिर तो समझ आती है। जब वो आपको कहीं मिलते हुए नजर ही नहीं आते, जब वो आपको कहीं मिलते हुए किसी की जगह वो है ही नहीं है, तो आपने उनको कैसे एलिमिनेट करना है या कैसे खत्म करना है? सो मुझे ऐसे लगता है कि बस ये हमारी अब ये चीज कहना कि जी वो हमारे हमारे जो लोग हैं उन्होंने ये खुद करवा रहे हैं सारा, और हमारी फौज इन दहशतगर्दों को पाल रही है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। और फिर क्या
किसी ने बात करनी है, ये देखिए अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि हमारे अपने लोग ही अपनी फौज के ऊपर ये बात करें कि जी हमारी फौज इनको पालती है और उन्होंने इनको रखा हुआ है, और फिर मतलब आप फौज का नाम भी ना ले सकें, आप कहें जी स्टेट करती है। तो यहाँ तो फिर आप बहादुरी दिखाएं ना, जो लोग कहते हैं फौज की जगह पे फिर फौज का ही नाम लें। तो मुझे तो ऐसे सर लगता है। फौज अब जी 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 बोले आप। सर फौज को फौज की जगह रहना चाहिए, और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जी फौज को फौज की जगह जगह पे रखें, मौलवी को मौलवी की जगह पे रखें। उनका काम सियासत में नहीं होना चाहिए। हर कुछ दिन के बाद कहा जाता है डीजीआईएसपीआर की तरफ से कि जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन सर ये खुद ही बैठे रहते हैं। गवर्नमेंट्स ला रहे हैं, गवर्नमेंट्स ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट गिरा रहे हैं। कभी इमरान खान जेल में जा रहे हैं, तो कभी नवाज शरीफ 10 साल के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है? आपके ख्याल से ये सिविलियंस कर रहे हैं? ये सब क्या सब ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही कर रही है ना। नवाज शरीफ साहब को 10 साल के लिए पहले बाहर भेजा, जद्दा चले जाओ, फिर आए। इमरान खान के टाइम पे इनको भेज दिया, 5 साल के लिए लंदन भेज दिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी। ये सब कौन कर रहा है? ये सिविलियंस तो नहीं कर रहे। तो फिर क्यों ना लोग इनको इल्जाम दें। आपने आसमा जहांगीर साहिबा को यकीनन सुना होगा, और मेरे पास खैर उनके एक दो चार क्लिप भी हैं जो कि बहुत उन्होंने बेहतरीन किस्म की बातें की। तो वो यही कहती थी कि भाई अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, ये क्यों हर वक्त पॉलिटिक्स में पड़े रहते हैं, और उसके बाद जंगें इनसे लड़ी नहीं जाती हैं। उन्होंने उनको डफर उफर क्या कुछ नहीं कहा था आसमा जहांगीर साहिबा ने। तो आप उनको भी क्या जहांगीर कह कौन देंगे है? कि वो गलत आस- बोलती आसमा जहांगीर जो बात करती है वो कोई करती सही थी? तो। अब तो खैर डेथ हो गई उनकी। चलो जो भी है, द पॉइंट इज आसमा जहांगीर ने अगर कोई बात की है तो वो कानून है। आसमा जहांगीर ने अगर कोई ऐसा बात की है तो वो क्या अब कोई लाइन ऐसी लिख गई है जो कभी जिंदगी में मिट नहीं सकती? मतलब आसमा जहांगीर को ऐसे कोर्ट हम करते हैं, ऐसे हम कानून को भी शायद कोर्ट ना करते हो भाई। उसका अपना एक मिजाज था, उसने बात कह दी कह दी। अब ये थोड़ी आसमा जहांगीर कह गई जी, ये आसमा जहांगीर कह गई भाई। ओ भाई, शी इज रिस्पेक्टेबल, शी वॉज अ गुड लॉयर, उनकी अपनी एक थी बात, वो जी बात कह के चली गई है जी, बात ही खत्म हो गई, पेन नहीं टूट गया उस तो बाद। पॉइंट मतलब सिंपल। सर देखिए बात, आपकी मर्जी के कोई बात नहीं करेगा तो आप उसको मतलब फौरन ही आप रिजेक्ट कर देंगे, चाहे वासमा जहांगीर हो, चाहे परवेज हुद भाई हो, चाहे मैं हसन निसार हो, चाहे किसी का भी नाम ले। सब सब गलत है। मैं ये नहीं, मैंने कब किसी का, मैंने किसको कहा है गलत? तो अभी आप क्या कह रहे थे? आप कह तो रहे थे उनकी बात कोई। मैं कह रहा हूं अगर उसने बात कोई कर दी है तो वो कौन सी कोई लिख गई, कोई लाइन ही लिख गई है पक्की पक्की। वो जो देखें, मेरी बात सुने, ये देखें, ये द जॉब इज डन। देखिए कुछ चीजें फौज ने गलत की हैं, और कुछ फिर हमारे लोग जो है ना अपने आप को चमकाने के लिए और एंटी स्टैब्लिशमेंट बनने के लिए ना, जिंदा रह के एंटी स्टैब्लिशमेंट बन के समझते हैं कि हम बड़े जो है ना, हम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे हैं। ठीक है। और हम जनाब क्योंकि हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हम फौज के खिलाफ हैं, तो हम इस वक्त अच्छे हैं और बाकी सारे बुरे हैं। ये भी अब वो राइट एंड रॉन्ग की एक चॉइस बनी हुई है हमारे मुल्क के अंदर। ठीक है, जिधर मर्जी आप खड़े रहें। देखिए फौज के आप किसी गैर कानूनी काम को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। बट द पॉइंट इज कि अगर नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या कोई भी हो, तो ये इनका काम है ना भाई, निजाम को चलाना। ना ले फौज से, ना बैठे फौज के साथ। फौज ने अगर इनको दिया है कुछ तो ना लेके, नहीं लेना इक्तदार हमने, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, तो ना फौज ले। होती कौन भाई? फौज होती कौन है इनको इख्तियार देने वाली? अपने ये काम से काम रखे ना। क्यों आते हैं वो भाई, बीच में सियासतदानों को कहने के लिए हम भाई तुम्हें कहें, प्राइम मिनिस्टर और सदर बना देंगे? क्यों कहते हैं ये लोग? मैं कहता हूं कहें ना उनको, कहें उनको, कौन होते हैं आप? उनको हाँ। रोके, तो रोके उनको। कब किसी ने मना किया है? अभी जो सुनने में आ रहा है कि अभी इनको आपने पता नहीं कौन कौन सी फील्ड मार्शल साहब को पोस्ट दे दी, अब आप सदर भी बनाने जा रहे हैं उनको। कहता मतलब हूं ये कि सारे रिश्ते इन्हीं इन्हीं को दे दिए एक तरह से। मैं कहता नंद भी हूं यही है, आप भावज भी यही उनको है, रोके। सास भी यही है, देवर भी यही है। सब कुछ ये वन वन इन ऑल हो जाएंगे। जब आप मैं इतनी कहता पावर एक आदमी के हाथ में दे देंगे तो उसका दिमाग तो आउट होगा ही ना। मैं कहता हूं तो ना देना, कब कहा है कि दें? वाह, तो आपने देंगे छोड़ा इस ना काबिल आप। पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस क्यों हमारे इतने पाँव में पड़े रहते हैं? तो किस उनसे लिए पूछे ना, इतनी पोस्ट में आप भाई पोस्ट पे सर, क्यों बैठे हैं? आप इतने बड़े एनालिस्ट हैं, मैं आपसे समझना मैं चाह रही हूँ कि क्यों ये मैं कह रहा पॉलिटिशियंस क्यों दे रहे हैं इनको? मैं कहता हूं पूछे सियासतदानों से कि भाईजान तुसी क्यों हाँ, लेटे हो?
क्यों इनका 3 साल की जो मुद्दत थी मुलाजमत की 5 साल क्यों की गई? इनके बाद वाले सारे निकम्मे निखट्टू हैं, कोई आके काम भाई नहीं कर सकता। उसके बाद इनको पूछे तमाम एयरफोर्स का, नेवी का, सबका हेड क्यों लगा दिया गया है भाई? और उसके मैं बाद कहता तरह हूँ तरह। पूछे, उन्हें कहें, पूछे, बताएं, बताओ भाई, सर आप बताओ। पूछिए सर, आपको तो मेडल भी मिला है, आपको थोड़ी भाई कुछ कहेंगे। मुझे मैं मेडल पूछूंगी मिला सर, है, मुझे तो अंदर कर मुझे देंगे। फख्र मैं है, तो नहीं पूछ सकती सर, मुझे मेरी तो। फख्र है। मैं अपने वतन की नैरेटिव बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, दौड़ा भागा, कोशिश की अपने वो वतन का ट्विटर पे आप दौड़ भाग कर रहे थे, जो ट्विटर पे आप कर रहे थे, जिसपे नैरेटिव। मेडल मिला है, उसको आप दौड़ना भागना बोलते हैं। जो भी आप उसे कह लें, वट एवर यू से, आप जो भी उसको कहें, मैं आपको नहीं कुछ कहूंगा। ठीक है, आप जो मर्जी मुझे कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो किया अपने तो वतन सर के मैं लिए। वही कह रही हूँ ना सर, आप पूछ सकते हैं। आप ये सुने, आपकी मेरी बात तो आपको सुने ना। सुनेंगे वो लोग, आप पूछे उनसे। आप बार बार जो कहती है ना, एट ए टाइम ऑफ ए क्राइसिस, जब वतन पे मुश्किल वक्त था, मैं अपने वतन के साथ, जो वतन में रहते हुए भी वतन के साथ नहीं थे, और जो हम्म। दूसरों को कहते हैं कि तुम क्यों वतन के साथ थे, एक क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं, तो मतलब ये उनकी अपनी मर्जी है। हम तो अपने वतन के साथ थे, मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में, हाँ कुछ भी ना हो, जैसा मर्जी हो, तो अपने स्टेट के साथ खड़े होना चाहिए। ये डबल मीनिंग देने से आप हाँ। कोई रेलिवेंट नहीं हो जाते हर तरफ। डबल हम्म। मीनिंग देने से जो है ना, वो बंदा डबल ही निकलता है। हम्म। सब लोगों को देख रहे डबल कौन है, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि मुझे ये बताइए, आप क्यों नहीं पूछते इन लोगों से भाई? आप एक रेलिवेंट आदमी है, आपको मेडल मिला, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट है सर। और हर जगह पे जीएचक्यू में भी और पार्लियामेंट में भी आप पूछेंगे भाई, क्या बात है? मुझे कोई बंदा जानता ही नहीं है, मैं क्यों पूछूं गैर जरूरी सवाल? मेरा मुतलका वाह। सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? सवाल करने का हक हर हर पाकिस्तानी को है, आपको भी। आपकी जरा सुनी जाएगी, इसलिए कह रहे हैं। नहीं, मैं, मुझे क्या जरूरत है इन चीजों में पढ़ने, जो मेरा टॉपिक ही नहीं है। तो सर वो आपका टॉपिक था जो आप कर रहे थे, आप कह रहे हैं मैं वहां ट्विटर के ऊपर जो आपने दौड़ भाग लगा रखी थी, जिसपे आपने मेडल ले लिया। आप ट्विटर आपको पे थी ना, लगता है? आपको इस चीज का एहसास पता नहीं है। एट द टाइम व्हेन इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान on the wee hours of 10th May, on the wee hours of the 10th May, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था और डीजीआईएसपीआर ने बिपर दिया था, द फर्स्ट पर्सन हु स्पोक एट द जियो न्यूज, ठीक है, तो तो आपका जो है ना, वो मैं था। सो द पॉइंट इज, ठीक है, द पॉइंट इज, आई गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू, आई गिव अ हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू फॉर माय कंट्री। नहीं मैंने सर। अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो मैं समझता हूं, आई शुड बी हैप्पी ऑन दैट, कि देखें, आपको नेशनलिस्ट होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल। नेशनलिस्ट नहीं है ना, हम्म। तो मतलब आप कोई जिंदगी नहीं गुजार रहे। हम्म। आप बस अपनी जो है ना, वो, हर प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, नेशनलिस्ट है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप क्या है, नेशनलिस्ट है। नरेंद्र मोदी हाईएस्ट लेवल का नेशनलिस्ट है। लेकिन ठीक है, मेरी बात सुने ना, तो जी। हर बंदा, अगर मैं भी नेशनलिस्ट हूँ, तो अपने वतन और मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, और मुश्किल वक्त में तो बिल्कुल ही खड़ा होना चाहिए। ये डबल वक्त, ये साजिशें करते रहना, कभी इधर की बात कर दी, कभी उस तरफ की कर दी, कभी स्लिप, ये दो नंबरियां जो है ना, ये छोड़ देनी चाहिए। मुश्किल वक्त में तो छोड़ देनी चाहिए, अच्छे वक्तों में तो बिल्कुल। डबल बिल्कुल गेमें सही करते है सर। अब सब लोग खड़े हुए थे और हैं। मेरा ख्याल है आपने खड़े होकर सारी ट्वीट्स की थी। लेकिन सर बात सारी ये है कि एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है जो भारत के अटैक से जो पाकिस्तानियों को मिली, वो ये कि जो सोशल मीडिया 2 साल से बैन कर रखा था, वीपीएन के जरिए ऑन होता था, वो 2 घंटे में ऑन कर दिया। मतलब अचानक से पाकिस्तान के स्टेट को लगा कि चलो जल्दी से सोशल मीडिया ऑन कर देना चाहिए, वो ब्लॉक जो लगा रखा था वो हटा दिया गया। तो इस पे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पब्लिक को जो है वो भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जी आप लोगों के अटैक की वजह से हमारे जो यहाँ पर भाई लोग और हमारे जो स्टेट को चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे जो ब्लॉक लगा रखा था, जो बैन लगा रखा था, वो फौरी तौर पे हटा दिया गया। वरना आप सोचे, आप वीपीएन लगा लगा के कितनी मुश्किलों से चीमा साहब आप जो है ना वो फिर ट्वीट्स करते, कोई तो भी आसानी देखिए, हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई भी प्लेटफॉर्म को बंद करना गलत है, वो कोई भी करे, वो एक्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, लेट पीपल टॉक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई कोई वो जो है ना, वो कुछ भी नहीं होता। तो ये जो गलत एक्स बंद किया गया था पाकिस्तान में, वो बिल्कुल गलत था, अनजस्टिफाइड। बिल्कुल गलत था, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में जो
इंडियन चैनल्स बंद किए गए हैं, वो भी मेरा ख्याल है अब गवर्नमेंट को ओपन कर देने चाहिए, और इसमें पहले आप वाली चक्कर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए जितने यूट्यूब चैनल्स और टीवी चैनल्स भारत के उन्होंने बैन किए हैं उसके ऊपर से वो बैन हटा दें, ताकि आपको लगे कि ठीक है आप बात सुनिए दूसरे की, उसके बाद ठीक है आपका अपनी मर्जी, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को सुनने से रोक दें वो मेरा ख्याल है सही नहीं है। बहुत शुक्रिया सीमा साहब कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।